डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी का जो है लेसन वन जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस चैप्टर का जो है संपूर्ण थ्योरी को जो है समाप्त करेंगे। ये सेशन आप लोगों के लिए जो है काफी उपयोगी होने वाला है। तो पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूरा सेशन हम आप लोग को जो है बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे और आप लोग इसका पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करके जो है नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए, चैप्टर का नाम है, देखिए, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले इसमें भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो देखिए, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है। भूगोल क्या है? भूगोल एक प्रकार का विज्ञान है। तो भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो भूतल यानी कि अर्थ सरफेस, भूतल के जो है वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। तो भूगोल के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो भूतल यानी कि अर्थ सरफेस के जो है वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। उसके बाद देखिए, भूगोल का अंग्रेजी ज्योग्राफी होता है। तो आप लोग को मालूम है कि भूगोल का जो है अंग्रेजी क्या होता है? ज्योग्राफी जो है होता है। देखिए, जिसकी उत्पत्ति यूनानी यूनानी यानी कि ग्रीक ग्रीक भाषा के, देखिए, दो मूल शब्द जियो और ग्राफोस के मिलने से हुई है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो याद रखिएगा कि ज्योग्राफी शब्द का निर्माण जो है यूनान यानी कि ग्रीक भाषा के दो दो मूल शब्द जियो और ग्राफोस के मिलने से हुई है। देखिए, जियो का अर्थ अर्थ होता है पृथ्वी। तो याद रखिएगा, जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी एवं एवं ग्राफोस का अर्थ वर्णन करना होता है। तो याद रखिएगा, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफोस का अर्थ वर्णन करना होता है। देखिए, इस प्रकार देखिए, भूगोल भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का सामान्य अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ज्योग्राफी का जो है सामान्य अर्थ क्या होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफी का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का वर्णन करना जो है होता है। देखिए, नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज एक ग्रीक विद्वान ने, देखिए, 276 से 194 ईसा पूर्व में किया यहाँ पर होगा में किया। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थेनीज ने किया, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे। ठीक है। देखिए, इसे भूगोल भूगोल का जो है जनक माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इरेटोस्थेनीज को जो है भूगोल का जो है जनक माना जाता है। अब देखिए, आप लोग का चैप्टर क्या है? चैप्टर है, देखिए, मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो अब यहाँ से आप लोग का जो है चैप्टर की शुरुआत होता है। तो मानव भूगोल, तो एग्जाम में 2 मार्क्स में मानव भूगोल का परिभाषा पूछा जाता है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। तो मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए देखिए भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, देखिए, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों हो गया, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल के बारे में याद रखिएगा कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों हो गया, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। देखिए, मानव भूगोल, देखिए, प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो याद रखिएगा, मानव भूगोल क्या है कि मानव भूगोल जो है प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कराता है। तो इस प्रकार जो है आप लोग मानव भूगोल के बारे में जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो सिर्फ भूगोल का जनक पूछेगा तो आप लोग बताइएगा इरेटोस्थनीज। सिर्फ देखिए, भूगोल भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान ने किया, इसे भूगोल का जनक माना जाता है। लेकिन अगर आप लोग से पूछे कि मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल के जनक, देखिए, जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। देखिए, उन्होंने उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव तथा वातावरण के अध्ययन को अध्ययन को महत्व महत्व प्रदान किया। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक रेटजेल। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं।
तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित के लिए कीजिए, एलन चर्चिल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार आप लोग जो है परिभाषा को जो है याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए रेटजेल महोदय के अनुसार, तो रेटजेल महोदय के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा क्या होता है कि देखिए मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटजेल महोदय के अनुसार भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग बताइएगा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। उसके बाद देखिए एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार, तो यहाँ से पूछा जाता है कि एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार देखिए मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, तो याद रखिएगा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है, याद रखिएगा एलन चर्चिल सैंपल का है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, देखिए फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लास के अनुसार, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा विडाल डी लाब्लास। तो विडाल डी लाब्लास के जो है अनुसार देखिए मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप होता है। तो याद रखिएगा कि मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है फ्रांस के भूगोलवेत्ता जो है भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लास का कथन है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए हमबोल्ट तथा रिटर की मृत्यु। तो पूछा जाता है कि हमबोल्ट तथा रिटर की मृत्यु कब हुआ, याद रखिएगा सन 1859 के बाद। ठीक है, तो हमबोल्ट तथा रिटर की मृत्यु के बाद देखिए भूगोलवेत्ताओं में वैचारिक वैचारिक स्तर पर दो वर्ग हुए, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो देखिए भौतिक भूगोल क्या होता है, तो भौतिक भूगोल इसके अंतर्गत भूगोल के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा भौतिक भूगोल में भूगोल के जो है भौतिक तत्वों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए मानव भूगोल, इसके अंतर्गत मानवीय तत्वों को सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक भूगोल के बारे में याद रखिएगा कि भूगोल के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल के बारे में याद रखिएगा इसके अंतर्गत मानवीय तत्वों को सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए मानव भूगोल की प्रकृति। यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो है मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार है, तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक है। देखिए जिसमें प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है, कि मानव भूगोल में प्रकृति तथा मानव को जो है किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए यह कार यह कारण है कि हम प्रकृति तथा मानव का जो है अलग-अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार है। तो याद रखिएगा कि मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक है, जिसमें प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। यही यहाँ पर यही होगा, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर यही होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यही कारण है कि हम प्रकृति तथा मानव का अलग-अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है, मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने मानव मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। यानी कि मानव जब प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो उसी को मानव का जो है प्रकृतिकरण कहलाता है। तो देखिए आदिम काल में, यानी कि आदिम काल में जो है प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण, यानी कि बहुत कम चीज़ों का आविष्कार जब हुआ था, तो उस समय क्या था कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही स्वयं को ढाल लिया, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति को भली-भाँति नहीं समझता था। तो इस प्रकार आप लोग जो है प्रकृति का मानव का प्रकृतिकरण के बारे में याद रखिएगा कि मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही स्वयं को ढाल लिया था, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति को जो है भली-भाँति नहीं समझता था। नेक्स्ट है देखिए पर्यावरण निश्चयवाद।
तो पर्यावरण निश्चयवाद क्या होता है? तो देखिए यह प्रकृति तथा मानव के बीच बीच की अवधारणा है। तो पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में याद रखिएगा, यह प्रकृति तथा मानव के बीच की जो है अवधारणा है, जिसमें प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में याद रखिएगा कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? यह प्रकृति तथा मानव के बीच बीच की अवधारणा है, जिसमें जिसमें प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों के बारे में क्या किया जाता है कि अध्ययन किया जाता है। देखिए इस विचारधारा में मानवीय क्रियाकलापों पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण माना जाता है। यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद के विचारधारा में जो है मानवीय क्रियाकलापों पर जो है प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण माना जाता है। देखिए जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल ने पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया। तो आप लोग याद रखिएगा कि पर्यावरण निश्चयवाद का निर्माण नाम किसने दिया? तो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेड रेटजेल ने पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यानी कि कुमारी एलन सैंपल ने इस विचारधारा के संदर्भ में लिखा है। देखिए मानव पृथ्वी तल की उपज है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। यह कथन किसका है? याद रखिएगा यानी कि कुमारी एलन सैंपल का है। नेक्स्ट है देखिए प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है? देखिए मानव एवं प्रकृति के बीच बेहतर संबंध है। मानव एवं प्रकृति के बीच क्या है? बेहतर संबंध है, जिसमें मानव अपनी तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने जीवन को बेहतर आसान सुव्यवस्थित तथा सुविधाजनक बनाते हैं, जिसे प्रकृति का क्या करते हैं? मानवीकरण कहा जाता है। यानी कि मानव अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? तकनीकी और प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने जीवन को बेहतर, आसान, सुविधाजनक, सुव्यवस्थित तथा सुविधाजनक बनाते हैं, जिसे 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 प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। देखिए इस संदर्भ में भूगोलवेत्ताओं ने 2 संकल्पनाओं को प्रतिपादन किया। इस संदर्भ में जो है भूगोलवेत्ताओं ने 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया, जिसमें पहला है देखिए संभववाद, उसके बाद देखिए नव निश्चयवाद, इसी को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। देखिए संभववाद क्या होता है? तो देखिए यह मानव भूगोल का एक रूप है। तो संभववाद के बारे में याद रखिएगा कि संभववाद जो है मानव भूगोल का एक रूप है, जिसमें विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं। यानी कि संभववाद की अवधारणा में विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्रकृति पर्यावरण के विकल्पों को जो है चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो सब संभववाद के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि यह मानव भूगोल का एक रूप है, जिसमें विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्रकृति पर्यावरण के विकल्पों को चुनने के लिए क्या है? स्वतंत्र होता है। देखिए संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेवरे ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 में किया। तो यहाँ से पूछा जाता है कि जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेवरे की पुस्तक है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। उन्होंने 1925 में इसका जो है अवधारणा दिया था, संभववाद के बारे में इस पुस्तक में बताया था। तो देखिए बाद में बलास हो गया, बुरुन्स हो गया, डिमांजिया जैसे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं एवं एवं देखिए ईसा बोमेन तथा कार्ल सार्बर जैसे अमेरिकन विद्वानों ने इस विचारधारा को क्या किया? विकसित किया। तो संभववाद के बारे में जो है आप लोग याद रखिएगा। देखिए विडाल डी ला बलास, तो विडाल डी ला बलास देखिए प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक वातावरण मानव को अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा विडाल डी ला बलास के अनुसार जो है प्राकृतिक वातावरण जो है मानव को अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। देखिए मानव अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं क्षमताओं के अनुसार इनका उपयोग करते हैं। मानव जो है अपनी आवश्यकताओं हो गया, इच्छाओं हो गया और आवश्यकताओं के अनुसार जो है क्या करते हैं? इनका उपयोग करते हैं प्राकृतिक जो है वातावरण का। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए निश्चयवाद। नव निश्चयवाद या इसी को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। तो याद रखिएगा नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टिलर ने किया। तो याद रखिएगा नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन किसने किया? अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टिलर ने किया। देखिए उन्होंने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। तो नव निश्चयवाद के बारे में याद रखिएगा कि नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टिलर ने किया।
उन्होंने उन्होंने जो है इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। देखिए, नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव को जो है प्रकृति के नियमों का जो है पालन करना पड़ता है। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए तो इस प्रकार आप लोग जो है संभववाद जो हो गया और नव निश्चयवाद के बारे में जो है आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र। तो मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र हैं। तो देखिए देखिए सामाजिक भूगोल हो गया, नगरीय भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, अधिवास भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखे, तो याद रखेगा सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। उसके बाद देखिए मानव भूगोल के उपक्षेत्र। तो देखिए मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या-क्या है? देखिए व्यवहारवादी भूगोल हो गया, सामाजिक कल्याण का भूगोल हो गया, अब अवकाश का भूगोल हो गया, देखिए सांस्कृतिक भूगोल हो गया, उसके बाद देखिए लिंग भूगोल हो गया, चिकित्सा भूगोल हो गया, सैन्य भूगोल हो गया, संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल इत्यादि, ये सभी मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो देखिए ये सभी क्या है? ये सभी क्षेत्र है और ये उपक्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र। तो राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन-कौन होते हैं? तो याद रखिएगा सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल। देखिए उसके बाद देखिए सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र को क्या-क्या है? देखिए व्यवहारवादी भूगोल हो गया, सामाजिक कल्याण भूगोल हो गया, अवकाश का भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, लिंग भूगोल हो गया, ऐतिहासिक भूगोल हो गया, चिकित्सा भूगोल हो गया, ये सभी सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है। उसके बाद देखिए आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन-कौन है? देखिए संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, उद्योग भूगोल हो गया, विपणन भूगोल हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल हो गया। तो इस प्रकार आप लोग मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? तो मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? तो देखिए देखिए मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो है अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो याद रखिएगा कि मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण के लिए जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपना संबंध स्थापित करते हैं। देखिए इस प्रक्रिया में मानव भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि मानव भूगोल जो है और सामाजिक जो है विज्ञानों में जो संबंध स्थापित है, तो उसमें क्या करते हैं कि मानव भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान एक दूसरे को क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ताकि मानव भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान दोनों की व्याख्या अच्छी तरह से हो सके। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपना संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया में मानव भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, ताकि ताकि मानव भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान दोनों की व्याख्या अच्छी तरह से हो सके। नेक्स्ट है, देखिए मानव भूगोल की नवीनतम विचारधारा। तो देखिए मानव भूगोल की नवीनतम विचारधाराएं क्या है? तो देखिए मानव भूगोल की नवीनतम विचारधाराएं निम्न है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए कल्याणपरक भूगोल है, उसके बाद देखिए मानवतावादी भूगोल है, उसके बाद देखिए अमूलवादी यानी कि रेडकिल विचारधारा है, उसके बाद देखिए व्यवहारवादी विचारधारा। ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मानव भूगोल की नवीनतम विचारधाराएं क्या है, वर्णन करें। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का 5 मार्क्स के लिए। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है नोट्स बनाकर निश्चित रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए मानव भूगोल की नवीनतम विचारधाराएं निम्न है, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले देखिए कल्याण परक भूगोल। देखिए कल्याण परक भूगोल क्या होता है? देखिए यह मानव भूगोल का ऐसा उपागम है। उपागम मतलब क्या होता है? क्षेत्र है जो मानवीय जो है समाज में मिलने वाली असमानताओं एवं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल बल जो है देता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कल्याण परक भूगोल जो है मानव भूगोल का ऐसा उपगम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर क्या देता है? बल देता है। उसके बाद देखिए मानवतावादी भूगोल। तो मानवतावादी भूगोल देखिए इसके अंतर्गत मानव के जीवन में होने वाले सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। तो मानवतावादी भूगोल के बारे में याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत मानव के जीवन में होने वाले सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। उसके बाद देखिए अमूलवाद यानी कि रेडकिल विचारधारा। तो देखिए
मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाले विचारधारा को रेडिकल विचारधारा कहते हैं। तो याद रखिए, तो रेडिकल विचारधारा के बारे में याद रखिएगा कि मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाले विचारधारा को रेडिकल विचारधारा कहते हैं। और इस विचारधारा के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत देखिए, गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, बीमारियां हो गया, जाति भेद हो गया, रंग भेद आदि का अध्ययन करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जो बताता है कि विश्व के समस्त निवासियों का विश्व के संसाधनों पर जो है समान अधिकार और नियंत्रण हो। यानी कि मार्क्सवादी सिद्धांत बताता है कि विश्व के जो है समस्त निवासियों का जो है विश्व के संसाधनों पर जो है समान अधिकार और नियंत्रण हो। उसके बाद है देखिए, व्यवहारवादी व्यवहारवादी विचारधारा। देखिए, इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ मानव की जातीयता, प्रजाति हो गया, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो व्यवहारवादी विचारधारा के बारे में याद रखिएगा कि इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ मानव की जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार लेसन 1 आप लोग का जो है थ्योरी समाप्त हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएँगे, उसके अगले पार्ट में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यह सेशन आप लोग को कैसा लगा है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।